आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन नामक चैप्टर के विषय में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के भाग 1, भाग 2, भाग 3 को देखा है और उसके माध्यम से जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उन लोगों ने नोट्स बनाने की पूरी कोशिश की है और साथ में जो अभ्यास क्वेश्चन है उसको भी बनाने की पूरी कोशिश किया गया है और देखा गया है तो नोट्स के माध्यम से प्रश्न उत्तर भी बनाए जा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि चैप्टर के विषय में यदि बातें समझ में आ जाती हैं तो क्वेश्चन आंसर बनाने में तकलीफें नहीं होती है। अब जो बच्चा जो दिया गया है कंटेंट आज ही जो मान लीजिए जो अपवर्तन की बात की जा रही है इसको यदि समझ रहा है तो इसकी अपवर्तन नामक चैप्टर में जो अभ्यास में क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को समझने में उसको सहूलियत होगी, उस क्वेश्चन की आंसर को लिखने में उसे सहूलियत होगी। और असल में विद्यार्थी और शिक्षक का यही कार्य होना चाहिए कि शिक्षक पाठ में मौजूद कंटेंट को समझा सके और बच्चे अभ्यास में दिए गए क्वेश्चन को लिख सकें। और यदि बच्चा ऐसे नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस मतलब स्टडी में उस पढ़ाई लिखाई में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो आप अपने आप पर ध्यान दें और जो कंटेंट दिए जा रहे हैं उसको 2 बार 3 बार देखें और देखने के बाद प्रश्न उत्तर को बनाने की कोशिश करें। और तब भी यदि आपसे प्रश्न उत्तर नहीं लिखा जा रहा है तो जैसे मैं इसके नोट्स को कंटेंट को लेकर के हाजिर हो रहा हूँ ऐसे ही मैं आपके प्रश्न उत्तर को भी लिखवाने की पूरी प्रयत्न कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से आपको कंटेंट को समझते हुए प्रश्न उत्तर बनाने का तरीका आ जाना चाहिए क्योंकि अभ्यास में जो सवाल दिए गए हैं वो आपके लिए दिए गए हैं, वो शिक्षक के लिए नहीं दिए गए हैं। ठीक है, मेरी थ्योरी इसी तरीके की है कि मैं चैप्टर को समझाता हूँ और क्वेश्चन आंसर बच्चों से लिखवाता हूँ क्योंकि बच्चे जब लिखते हैं तो उनकी अपनी सोच और अपनी समझ विकसित होती है। चलिए समय को बिना बर्बाद किए हम अपवर्तन नामक चैप्टर को पढ़ते हैं और यदि जो बच्चे अपवर्तन को देख रहे हैं और परावर्तन को नहीं समझ पाए हैं वे पिछली वीडियो को देख सकते हैं। फिजिक्स का प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ मतलब परावर्तन नामक चैप्टर दिया गया होगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और यदि आपको हमारी जो ये स्पीड है, आवाज़ की स्पीड है या थोड़ी अच्छे से समझ में नहीं आ पा रही है तो आप स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं क्योंकि मेरे जिम में बहुत सारे क्लासेज हैं, बहुत सारा कार्य है, इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और इसीलिए मैं जल्दीबाजी में बोलने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी लोगों को यदि स्पीड ठीक से समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप उसमें जाइए यूट्यूब पर, उसमें स्पीड कम करने का तरीका होता है, मालूम है ना सबको? तो स्पीड कम कर लीजिए और वहाँ से स्पीड कम करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए और यहाँ जो चीज़ें लिखी गई हैं ये तो आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर अगर देखने में अभी दिक्कत हो रहा है तो जो आपका स्क्रीन है उसको क्या कर लीजिए, मतलब ज़ूम कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए और उसके बाद आप उसको आसानी से मोबाइल को ऐसे करके सीधा करके आप देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के विषय में इसके पहले हम लोग बात किए थे। तो उसमें बात हुई थी कि प्रकाश एक माध्यम में, ठीक है ना, चल करके किसी वस्तु या किसी भी चीज पर टकरा कर वापस आती है, उसे हम परावर्तन कहते हैं। लेकिन अपवर्तन 2 माध्यम में होता है। कितने माध्यम में? 2 माध्यम में। 2 माध्यम में। माध्यम समझते हैं? माध्यम की बात हम किए थे परावर्तन नामक चैप्टर में। माध्यम का मतलब हवा से पानी में, तो अपवर्तन 2 माध्यमों में होता है। परावर्तन एक ही माध्यम मतलब माध्यम में हो रहा था, जैसे कि बल्ब से चलने वाली, इस बल्ब से चलने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पे पड़ रही है और फिर आपकी आंखों तक पहुंच रही है, तब आपको इसमें लिखा हुआ चीज आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ परावर्तन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर पानी होता, ठीक है, अगर जल होता तो जो मतलब प्रकाश की किरणें हवाओं में चलती और वहां से जल में आती, उसके बाद जो वहां किरणों का विचलन होता है वह कहलाता है अपवर्तन। यह तो हो गया व्यवहारिक बात। अब देखते हैं किताबी रूप में, लिखी हुई रूप में किस तरीके से है। वीडियो को रोक करके आप इसका नोट्स लिख सकते हैं, चाहे तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी वैसे करिए, लेकिन काम करना सीखिए, मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और प्रकाश की किरणें को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अभी बात हुआ है सिर्फ हवाओं से हवाओं में रहेगा तो परावर्तन होगा, और जब हवा से जल में जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन होगा। कभी देखे हैं एक भरी हुई बाल्टी में सिक्की को डाल करके, एक भरी हुई मतलब भरी हुई बाल्टी में पेंसिल को या किसी रड को डाल करके आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि जहां से पानी शुरू होता है वहां से वह मुड़ा हुआ दिखाई देगा। क्यों? प्रकाश के चाल के कारण ही। पानी में प्रकाश की जो चाल है उसके कारण और हवाओं में प्रकाश की जो चाल है उसके कारण वह दिखाई देता है कि वह किस तरीके से क्या होता है कि मतलब उसकी किरणों का रास्ता कैसे बदलता है और वहां किस प्रकार का किस तरीके का कोण बनता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। वीडियो को रोक के आप लिख भी सकते हैं
प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, याद कर भी सकते हैं मेरे साथ, अभी याद कर सकते हैं। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो जहां वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है वहां पे उसकी किरणों में विचलन होता है, मतलब उसका कोण विचलन होता है। वह जहां विचलन होता है उसी विचलन की जगह को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। मतलब वहां जो जिस मतलब प्रकाश की किरणों में जो विचलन होता है उस विचलन को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, किसी कोई परेशानी नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों से ही होता है। किससे होता है, पारदर्शी पदार्थों से। पारदर्शी का मतलब हम तो पढ़ाए थे पहले, पारदर्शी का मतलब जहां से प्रकाश आर पार चला जाए वहीं प्रकाश का भी क्या होगा कि अपवर्तन होगा। जहां पदार्थ मतलब अपारदर्शी होंगे वहां प्रकाश का क्या होगा कि अपवर्तन नहीं होगा। समझ रहे बात, प्रकाश का परावर्तन कहाँ हो रहा था, जहां अपारदर्शी वस्तुएं थी वहां प्रकाश आके पड़ रहा था और रिफ्लेक्स कर रहा था। लेकिन यहाँ जब इधर पानी हो और इधर हवा हो तो वहां पारदर्शी है ना, मतलब समझ रहे ना, थोड़ी सी पारदर्शी है। चलिए अगले पेज को देखते हैं। तो जैसे शीशा, वायु, जल इत्यादि, ठीक है ना, यहाँ पर प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। कहाँ, शीशा पर, वायु पर, जल में इत्यादि। अब इसको हम लोग एक फिगर द्वारा देखते हैं। देखिए आगे पॉइंट, यहाँ से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, ठीक है ना, चल करके यहाँ टकरा रही है। यह शीशा का स्लैब है, आयताकार सिल्ली जिसको बोला जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा में कई बार आ चुका है कि किरण आरेख द्वारा, आयताकार स्लैब द्वारा, आयताकार सिल्ली द्वारा जो है या कांच की सिल्ली द्वारा जो है आप प्रकाश की किरणों में अपवर्तन की प्रक्रिया को सचित्र दिखाएं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सचित्र किरण दिखाना है तो यहाँ प्रकाश किरण यहाँ चलेंगी और यहाँ टकराने के बाद यह अभिलंब की ओर इधर मुड़ जाएंगी। ठीक है, इधर से चलेंगी और टकराने के बाद इधर मुड़ जाएंगी। सुने बात, तो आई तो सीधा इधर जाएंगी, क्यों मुड़ेंगी इसके विषय में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप लोग साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते हो या मोटरसाइकिल चलाते हो, जैसे ही आप रोड पे रहते हो आपको साइड लेना होता है तो रोड से नीचे उतरते हो। जब नीचे उतरते हो तो नीचे बालू वगैरह, रेत वगैरह होता है तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है और आपका हैंडल जो थोड़ा मुड़ जाता है। ध्यान दिए इस बात को, यही प्रक्रिया जो है सेम यहाँ पे लागू होता है। रोड पे आपकी स्पीड ठीक थी क्योंकि रोड दूसरे तरीके से चल रहा था, लेकिन वही स्पीड आपकी बालू में कम पड़ जा रही है और हैंडल जो है मुड़ जा रही है क्योंकि वहां पे जो है वो आपको दूसरा रुकावट पैदा कर रहा है। तो यहाँ पे हवाओं में किरणें थी और यहाँ से कांच में किरणें आई, तो यहाँ से जो है इसकी चाल हवाओं में अलग थी। बात हुआ था ना प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर में कि प्रकाश की चाल हवा में कितना है, कांच में कितना है, बात हुआ था। तो हवा में चाल जो है तेज है तो वहां किरणें तेज चली और जहां से स्लो हो गई तो ऑटोमेटिक वह मुड़ जाएंगी। समझ में आ गया बात। तो जब मुड़ेंगी तो वहां जो यह आई और आर जो बना है बीच में अभिलंब डाल दिया जाएगा। यह जो आपतित किरण और यह अभिलंब, तो यह बनेगा आपतन कोण, और यह अपवर्तित किरण और यह अभिलंब यहाँ बनेगा अपवर्तन कोण। परावर्तन में क्या बन रहा था, परावर्तन कोण, यहाँ बनेगा अपवर्तन कोण। बस अब ये किरणें यहाँ जब निकलेंगी, प्रकाश किरणें जब वहां से निकलेंगी तो ये तो सब शीशा है, जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ से फिर विचलित हो जाएंगे। तो 2 बार इसमें अपवर्तन हुआ है। यह हो गया वायु विरल माध्यम हो गया, विरल मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा रास्ता है, और यह हो गया सघन, घना है। यह शीशा थोड़ा सा घना है, मतलब शीशा घना है और वायु विरल है। समझ रहे बात, विरल माध्यम अर्थात हवा और सघन माध्यम अर्थात शीशा। कोई दिक्कत, चित्र समझ में आ गया, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउट हो तो तुरंत संपर्क कराइए, तुरंत संपर्क करिए। और यदि वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो में अगर डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करिए, अगले वीडियो में उसका समाधान किया जाएगा। यदि आपके कमेंट का रिप्लाई देने पर ही अगर समाधान हो जाए तो मैं आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई देकर के आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है, चलिए आगे चले, कोई दिक्कत नहीं। इसको बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्य, कई बार आ चुका है, 5 या 4 नंबर में आएगा। मतलब चित्र बनाने के लिए अगर बना दिए तो 5 नंबर समझिए कि पक्का, आज ही आपका पक्का हो गया 5 नंबर। अगर नहीं बना पाए तो जय जय बोले शंकर। प्रकाश का अपवर्तन का नियम होता है, जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम थे वैसे ही अपवर्तन के भी नियम है। क्या नियम है देखते हैं। नियम है कि पतित किरण, आपतित किरण यहाँ पे होना चाहिए और मिस हो गया थोड़ा सा, मतलब टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु और अभिलंब
तीनों कहाँ होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं। एकदम सेम परावर्तन में जो चीजें आप पढ़े हैं वैसे अपवर्तन में, अगर परावर्तन पढ़े हैं तो अपवर्तन में आपको ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन यदि आपको उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इसमें आपको दिक्कत होगी। और अगर चाहते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो तो आपको जो क्या करना होगा, आपको क्या 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 करना होगा, भाग 1 भाग 2 भाग 3 देख लीजिए। परिवर्तन का 15-15 20-20 मिनट का वीडियो है, शायद 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 30 मिनट जो भी हो, देख लीजिए। अगर 1-1.5 घंटा का समय दे देते हैं तो अगर आपका काम अच्छा हो जाए तो देने में क्या हर्ज है? काम ही क्या है, विद्यार्थी है तो पढ़ना ही है। अगर दूसरा काम करते हैं तो दूसरा ही काम करिए, ठीक है। तो आपतित बिंदु और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं, मतलब एक ही बिंदु पर स्थिर होते हैं। पहला नियम हो गया, ठीक है। दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरणें किन्हीं दो बिंदु माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती हैं तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, ज्या मतलब कोण को ही कहा जाता है, साइन मतलब उसका मान, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। जैसे कि हम लोग देखे थे इसमें, जैसे कि इसमें देखे थे हम लोग, देखिए यहाँ हम देखे थे, ये जो आई था ये आर के बराबर है। ये आपतन कोण हो गया और यह अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है। यह आपतित किरण और यह अपवर्तित किरण और यह अभिलंब तीनों कहाँ है? एक बिंदु पर है। किसी को दिक्कत? दो नियम हो गए अपवर्तन के, दो नियम। पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर हैं, इसको आपतन बिंदु कहा जाता है। समझ गए? फिर दूसरा है कि जो अपवर्तन कोण बनता है, सॉरी आपतन कोण बनता है और अपवर्तन कोण बनता है, ये दोनों आपस में बराबर हो। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए, तो ये तो हो गया है, ये बात हो चुका है। साइन मतलब उसके बराबर होता है तथा अपवर्तन कोण का साइन जो आपस में नियतांक होता है, बराबर होता है। दो नियम हो गए। अगर ये नियम ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने बुक के माध्यम से भी लिख सकते हैं, वीडियो देख के समझ भी सकते हैं। वीडियो का मकसद है समझाना, लिखने का काम जो है आप वीडियो को रोक करके नोट्स को बारी बारी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला नियम था कि ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या नियतांक होता है, मतलब बराबर होता है, ठीक है। स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। जो दो गो नियम है, इस दोनों नियम को हम क्या बोलते हैं? स्नेल का अपवर्तन नियम या सिर्फ स्नेल का नियम भी। अगर कोई आपसे कह दे कि स्नेल का नियम क्या है, उसे लिखें, तो आपको दोनों ही अपवर्तन का जो दो नियम है ये लिखना है। आपको बताना चाहेंगे हम कि स्नेल का नियम आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितनी वीडियो में बना दे रहा हूँ, जितना मैं वीडियो में कंटेंट दे रहा हूँ, उतना पढ़ लीजिएगा तो आपको आराम से 80 में 72 नंबर आ जाएंगे मैट्रिकुलेशन में, विज्ञान के पेपर में। जितना मैं बात कर दे रहा हूँ, जितनी मैं 2023 में वीडियो अपलोड कर दूंगा विज्ञान को लेकर के, उतना देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। और देख करके उसके हिसाब से अपनी तैयारी भी कर लीजिएगा, सिर्फ देखना नहीं है, समझ उसको समझना भी है, अपनी समझ भी मतलब बनानी है, अपनी सोच भी विकसित करनी है, तब जाकर के आप आसानी से, स्नेल का नियम कई बार आ चुका है, अभी जितना हमने पढ़ा है वो सब आता है। स्नेल का नियम समझ गए? उन्हीं दो नियमों को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन से सॉरी विरल से, प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। मान लीजिए आपने देखा था अभी कांच का स्लैब, ठीक है, यहाँ सघन मतलब विरल माध्यम था, हाँ, और इधर जो है ऐसे लग गया था और यह जो है मीन अभिलंब था, ये मुड़ करके इधर आया है, अभिलंब की ओर मुड़ा है। कब? जब विरल से सघन में आया है तब। और जब यही किरण सघन से विरल में जाएगा तो यह किसकी अविलंब से दूर हट जाएगा। बात को समझिए, समझिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम विरल से दूसरे माध्यम सघन में हवा से कांच में आती है
तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, और जब यही प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। समझ गए? देखना चाहिएगा। चलिए देखिए, देखिए यहाँ सघन से आ रही थी तो इधर मुड़ जा रही थी, अभिलंब के नजदीक आ जा रही थी, और यहाँ से जब ये किरणें चलती हुई जब जा रही है तो अभिलंब से दूर हो जा रही है। आगे बात समझ में? यहाँ ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है। ऑप्शन ए, अभिलंब से दूर होती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ए और बी दोनों इनमें से कोई है। अभिलंब की मुड़ जाती है। तो बस इस कॉन्सेप्ट को बनाइए, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। पहले कॉन्सेप्ट तो बनाइए, पहले जानिए तो होता क्या है, तब ना उसके ऊपर सवाल जवाब करिएगा। समझ गए? दो नियम समझ में आ गया। जब सघन से विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जब सघन से विरल की ओर जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। कोई दिक्कत आ रहा है? बात समझ में? आगे बढ़े। चलिए ठीक है, समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर दोबारा भी देख लीजिएगा, बात को दोहरा लीजिएगा। और क्या, ठीक है, यहाँ पे बात हो चुका था, दूर भागती है। अब सघन माध्यम क्या होता है भाई? सघन माध्यम जान लें तो वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। अब अपवर्तनांक क्या होता है इसके विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जब अपवर्तनांक नामक पॉइंट आ रहा है तो हम उसके विषय में आपको चर्चा करेंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि जहां प्रकाश की चाल धीमी होती है वह सघन माध्यम होता है, और जहां प्रकाश की चाल तेज होती है वह विरल माध्यम होता है। ठीक है, पहले इतना समझिए। तो हवाओं में प्रकाश की चाल तेज होगी तो विरल माध्यम है। क्यों क्यों तेज होगी? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश को चलने का पूरा रास्ता है। अब हवाओं में हाथ लगाना भी आसान है तो इसके कण दूर दूर हैं, लेकिन वहीं शीशा में हाथ लगाइएगा तो नहीं लगेगा, तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। जाहिर सी बात है भाई, जहां जगह कम है वहां से कहां से कोई गुजर सकता है। समझ ना बात? अब वहीं पानी की बात किया जाए तो पानी की प्रकाश की चाल कांच से ज्यादा होती है और हवा से कम होती है। आपको बात किया गया, लिख लिख के सबका स्पीड बता बता के आपको बताया गया था। हवा में जो है क्या है कि 3 गुना 10 पावर किलोमीटर से चल रहा था, निर्वात में 2.99 के चल रहा था, चला था ना भाई ऐसे। फिर वैसे ही कांच में, मतलब कांच में 2 किलोमीटर पर की स्पीड से चल रहा था, जबकि जल में 2.25 की स्पीड से चल रहा था। तो अब जैसा माध्यम है वैसा होगा। अब आप सामान्य समझिए ना भाई, अगर पिच रोड हो तो उस पर आपकी स्पीड अलग होगी, वही रोड खड़ंजा हो, मतलब सिर्फ ईंट का बनाया गया हो तो उस पर स्पीड अलग होगी। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सघन माध्यम वह माध्यम है जहां प्रकाश क्या करता है कि थोड़ा धीरे धीरे चलता है, और विरल माध्यम वह माध्यम है जहां प्रकाश तेज चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपवर्तनांक से इसको जोड़ा गया है कि वह माध्यम है जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक अधिक हो जाता है जब चाल कम होती है, और जब अपवर्तनांक कम हो जाता है जब चाल ज्यादा होती है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए अगला पेज है, होता है विरल माध्यम। क्या कहते हैं? तो वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है विरल माध्यम कहलाता है। परिभाषा याद करने के लिए, अगर 2 नंबर में परिभाषा आ गया तो आप दे सकते हो, या पूछ दिया कि सघन माध्यम कौन है जिसका अपवर्तन जाता है वगैरह वगैरह, तो आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, इस माध्यम के कणों का घनत्व कम होता है। देखिए कणों का घनत्व कम होता है। अब ये देखिए, अब ये जो है सघन माध्यम और विरल माध्यम को देख लिया जाए तो यहाँ पे जो है जो पेंसिल रखी गई है, ठीक है, ग्लास में आधा पानी रख दिया गया। अब यहाँ से आप इसे अगर देख रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ आंख से देख रहे हैं, अगर इसको देख रहे हैं तो क्या होगा कि अब यहाँ से आपकी प्रकाश की चाल हवाओं में चलेगी, यहाँ तक तल तक हवाएं में आएगी। अब यहाँ से चाल क्या हो जाएगी, पानी में चल जाएगी। अब यहाँ से आपकी स्पीड कम हो गई। क्यों हो गई कम? क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम है। ठीक है ना? तो
तो अब यहाँ पे अब जिस रास्ते से प्रकाश जाएगा उसी रास्ते से आपको पेंसिल दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश के माध्यम से ना पेंसिल देख रहे हो। समझो बात को, प्रकाश के माध्यम से आप पेंसिल देख रहे हो, तो जब प्रकाश का रास्ता बदल गया तो पेंसिल की स्थिति बदल जाएगी। इसीलिए पानी में, आधे ग्लास पानी में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, या पानी से भरे हुए बाल्टी में रखा हुआ सिक्का उल्टा उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रकाश के अपवर्तन का कार्य हो रहा है। प्रकाश का अपवर्तन क्यों हो रहा है? कि विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम की ओर जा रहा है, तो प्रकाश अविलंब की ओर मुड़ जा रहा है। तो जब अविलंब की ओर मुड़ रहा है तो इसका मतलब है कि वहां से पेंसिल टूटी हुई, टेढ़ी हुई दिखाई देती है। क्लियर? अब यहाँ सवाल बन जाएगा कि मतलब पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों? तो आप यही जवाब दीजिएगा जो हमने अभी बोला है। ठीक है, और आपकी किताब में भी लिखा होगा इस सब बातें। चलिए अगला पॉइंट, प्रकाश की अपवर्तन, अपवर्तन से होने वाली घटनाएं। अब प्रकाश के अपवर्तन से क्या क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सा कार्य होता है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला कार्य होता है कि शीशे के गिलास में रखा हुआ पेंसिल या चम्मच मुड़ी हुई दिखाई देता है। अभी बात हो गया। यहाँ प्रकाश के अपवर्तन का वही नियम लागू होता है जब कोई प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जो बातें लिखी गई मैं समझा चुका हूँ, आप यहाँ से भी आंसर प्राप्त कर सकते हो और आगे से भी प्राप्त कर सकते हो। करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है या झुक जाती है, जिसके कारण शीशे के गिलास में रखा हुआ पेंसिल जो है मुड़ा दिखाई देता है। फिर शीशे के गिलास में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ नजर आता है। क्यों? उसमें भी यही कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका और भी बहुत खूबसूरत उदाहरण है कि जब जल में मछली पकड़ने वाला मछुआरा मछली जहां दिखती है उससे थोड़ा सा आगे मतलब क्या करता है, अपना जाल फेंकता है। ठीक है, मछली जहां दिखती है उससे थोड़ा सा आगे फेंकता है, क्योंकि वह मछली जो है कहीं और होती है और जाल उसका कहीं और होता है। कि क्यों? मतलब जहां पे मछली दिखे यदि वहां पे वह जाल फेंक दिया तो मछली की वास्तविक स्थिति कहीं अलग होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण उसको मछली की वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं लगता है, लेकिन उसको अपना अगर अनुभव हो गया मछली पकड़ते पकड़ते, तो वह जाल जो है मछली जहां होती है उसे थोड़ा सा इधर फेंक गया, बस तुरंत मछली जाल में आ जाएगी अपवर्तन के नियम के अनुसार। यह भी बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। अपवर्तन नियम के अनुसार ये सब परिघटनाएं घटित हो रही हैं। किसी को दिक्कत? ठीक, तो देखिए अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब हुआ कि अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। क्या होता है? माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो पेंसिल थी वह मुड़ी हुई दिख रही थी, तो हवा में जो प्रकाश की चाल थी, हवा में जो प्रकाश की चाल थी, ठीक है ना, जैसे कि कांच का अपवर्तनांक अगर निकाला जाए, कांच का अपवर्तनांक वो में रहेगा। ठीक है, अपवर्तनांक तो में रहेगा, कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, हवा या शून्य या निर्वात, तीनों एक ही चीज है। समझ लीजिए, पहले पहले बात भी हुआ होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात का मतलब होता है जहां हवा नहीं हो, शून्य हो, तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, 3 गुना 10⁸। हवा में 2.99 गुना 10⁸ होता है, लेकिन लगभग में माना जाता है। मान लीजिए 2.99 और 3 में कितना का फासला है, ज्यादा का फासला नहीं है। इसीलिए निर्वात में और हवा में दोनों में सेम चाल माना जाता है। हवा में शून्य में निर्वात की चाल बट्टा, ठीक है ना, कांच का निकल रहा है ना, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या कहलाती है? कांच का अपवर्तनांक कहलाती है। ठीक है, अपवर्तनांक
दो माध्यमों में चालों की अनुपात होता है, क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, जब प्रकाश की किरणें किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती हैं तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है, और उसकी जो अनुपात होते हैं वह नियतांक होते हैं, स्थिरांक होते हैं। वही स्थिरांक क्या कहलाता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अगर पानी में अगर शीशा रखा गया हो तो वहां पानी से शीशे का अपवर्तनांक कुछ अलग हो जाएगा। वहां हवा की जगह पर यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक मतलब पानी की में प्रकाशिता लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पर कांच की प्रकाश की चाल लिखनी पड़ेगी, तब उसका जो पानी से कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक निकलेगा। समझ रहे हैं बात आ रही समझ में? लेकिन यहाँ जब हवा से कांच की बात की जाए, जैसे कि अभी हमने आपको जो उदाहरण दिया था कि मतलब पानी में ग्लास में जो है छड़ी जो है मुड़ी दिखाई दे रही थी, तो उसकी अपवर्तनांक की बात जब की जाए तो वहां पर यही काम किया जाए कि हवा में या शून्य में या निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा कांच में प्रकाश की चाल। तो अब आप बताइए कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुना 10 के पावर 8, फिर इधर 2 गुना 10 के पावर 8, यहाँ तो 10 के पावर 8 से 10 का पावर 8 खत्म हो जाएगा, 3/2 अर्थात 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या होगा कि मीटर पर सेकेंड में नहीं होता है, मीटर में नहीं आता है, इतना ही अनुपात में यह इसका अपवर्तनांक होगा। अर्थात हवा में जो है कांच की अपेक्षा 1.5 गुना तेज गति से क्या चलता है कि प्रकाश की गति होती है। इसका मतलब हुआ कि 1.5 2/3 गुना के हिसाब से वह चलता है। अब पानी का अपवर्तनांक निकालना होगा, तो ऐसे ही हवा या शून्य में डाल लीजिएगा और फिर पानी डाल लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा, पानी का अपवर्तनांक 1.33 निकल जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक आता है मतलब परीक्षा में बहुत ज्यादा 2 कुछ रहता है हीरे का अपवर्तनांक। हीरे का अपवर्तनांक रहता है कितना है, इसमें दे रखा है कि नहीं? हीरे का अपवर्तनांक परीक्षा में पूछता है 2.45 होता है शायद, ठीक है। हीरा 2.42 होता है, मतलब परीक्षा में सवाल आ जाता है कि हीरे का अपवर्तनांक आता है परीक्षा में, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? ऐसा सवाल आ जाए तो आपको लिखना होगा कि हीरे में प्रकाश की चाल, ठीक है, सॉरी हवा या निर्वात में या शून्य में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 आता है। इसीलिए इसका मतलब यह हुआ कि हीरे के अपवर्तनांक 2.42 है। समझ रहे बात? तो अपवर्तनांक कैसे हो गया? तो अभी आप अपनी किताब से 4-5 अपवर्तनांक दिए गए होते हैं प्रकाश की चाल का, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन मतलब याद के आधार पर भी आ सकते हैं कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। अगर आपको याद है तो आपको टिक टिक लगा सकते हैं, और याद नहीं है तो आपको प्रकाश की चाल भी याद करनी पड़ेगी कम से कम। तो प्रकाश की चाल याद होगी तो दोनों को भाग दे करके भी निकाल सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आज का तो क्लास समाप्त होता है। मतलब प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, ठीक है। अब अपवर्तनांक को जब चाल से ही प्रकाश का अपवर्तनांक निकल रहा है तो चाल पर निर्भर करेगा। जब चाल से ही अपवर्तनांक निकाला जा रहा है तो अपवर्तनांक किस पर निर्भर करेगा? चाल पर निर्भर करेगा। जितनी चाल होगी उसी के हिसाब से अपवर्तनांक भी आएगा। तेज चाल होगी तो अपवर्तनांक कम होगा, और मतलब क्या है कि मतलब कम चाल होगी तो अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाग हो रहा है ना भाई, समझ रहे हैं ना भाग। अगर 5 चीजें हैं और 2 आदमी में बांटनी है तो 2.5 हिस्सा आएगा, और 5 चीजों को अगर 4 आदमी में बांटना हो तो कम हिस्सा आएगा। समझ रहे बात? तो इसी हिसाब से ये उल्टा चलता है, क्योंकि यह क्या है कि अपवर्तनांक अर्थात विभाजन की बात करता है, ठीक है। तो आज का क्लास मेरा यहाँ पे समाप्त होता है। इसके अपवर्तन के भाग 2 में हम इसकी आगे वाले पॉइंट को कंटेंट को लेकर के मिलेंगे। अब आगे हम लेंस की बात करने वाले हैं, लेंस की क्षमता की बात करने वाले हैं, लेंस में किरणों के आरेख को देखने वाले हैं, लेंस सूत्र क्या होता है इसको देखने वाले हैं, लेंस में आवर्धन क्या होता है इसको देखने वाले हैं।
फिर लेंस में मतलब चिन्ह परिपाटी क्या होती है उसको देखने वाले हैं, फिर लेंस के आधार पे उनके कार्य को भी देखने वाले हैं। मतलब अभी बहुत कुछ बाकी है इस चैप्टर में। अभी आज जितना पढ़ा दिया गया है उतना को आप पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, याद रखिए, समझने की कोशिश करिए, मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और अगले वीडियो का इंतजार करिए और मेहनत कीजिए। बिना मेहनत सफलता नहीं मिलेगी। यहीं आपको 9th-10th में जो आप पढ़ाई करते हो इसी पढ़ाई का क्या होता है कि रिप्लेसमेंट होता है 11th और 12th में। वहां जाकर के आपको अगर यहाँ पे अच्छा से पढ़ते हैं, बेस आप अच्छा से बनाते हैं, तो आपको आगे की महल बनाने में दिक्कतें नहीं होगी, आगे तैयारी करने में भी आसानी होगी और नौकरी लेने में भी आसानी होगी। इसी के साथ आज की मेरी यह क्लास समाप्त होती है। हम लोग फिर अगले वीडियो में किसी और मतलब दिन मिलेंगे। चलिए।